है पहरेदार, खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार। जालिम जुल्म को रोक ले अब ना जरेंगे वार, जालिम जुल्म को रोक ले अब ना जरेंगे वार। खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार। खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार। मनमानी ना चलने दे, हक हकूक ना चलने दे, हक हकूक ना चलने दे। गोहाना की तरह रावण घर न किसी का जलने दे, घर न किसी का जलने दे। मनमानी ना चलने दे, हक हकूक ना चलने दे, गोहाना की तरह रावण घर न किसी का जलने दे। सदियों की जाल साजियां कर देंगे तार तार, सदियों की जाल साजियां कर देंगे तार तार। खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार। खबरदार खबर। मेरा नाम ओम प्रकाश रैगर है। मेरे पिता का नाम नारायण रैगर है। दिवाली के दिन हम अपने खेत में गवार बाजरे की फसल इकट्ठा कर रहे थे, तभी कृष्णराम गुर्जर व इनके दो भतीजे कानाराम व नंदराम जबरदस्ती हमारे खेत में भेड़ बकरी चराने लगे तथा जब पापा ने इनका विरोध किया तो उन्होंने लाठियों से मारा पीटा। मेरे पापा विकलांग हैं, उन्होंने कैसे तैसे करके जान बचाई और गांव की तरफ भागे। मुझे और मेरी मम्मी को पूरी घटना बताई। जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने हमें भी घेर लिया तथा हमें भी जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। कहा कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लोग यह हर साल हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। जब हम खेत पर का काम लास्ट में अपनी फसल को तैयार करते हैं, उससे पहले ये लोग अपनी भेड़ बकरियों को हमारे खेत में डाल देते हैं और हमें परेशान करते हैं। मेरे पापा 4 महीने खेत में ही सोते हैं, चाहे बारिश हो या सर्दी या गर्मी। जब हम वारदात होने के बाद थाने में FIR कराने गए तो वहाँ थानाधिकारी के पास किसी का फ़ोन आ गया कि इनका केस मत लेना, और हमें वहां से मेडिकल करवाने के बाद डरा धमका कर भगा दिया गया। बोले कल आना। अगले दिन जब हम वहां गए तो बोला कि हमने सुबह आने के लिए बोला था, अब आप लोग कल आना। हमने कोर्ट में जाने का नाम लिया तो उन्होंने हमारी FIR लिखी, लेकिन केस को बहुत हल्का कर दिया ताकि कुछ भी ना कहा, हम कुछ भी ना कर सकें। इसमें हमारे गांव के पूर्व सरपंच रणजीत सिंह राठौड़ गुर्जर वोट बैंक पाने के लिए शामिल हो गया। उसकी जान पहचान बहुत बड़ी है, इसलिए उसने और थानाधिकारी अयूब खान इन्होंने मिलकर मेरे छोटे भाई राहुल और मेरे अंकल युगल किशोर पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी तथा जो डिप्टी, जो आप जानते हैं शेड्यूल कास्ट के मामलों की जांच हमारे यहाँ CO करते हैं यूपी में, तो यहाँ उप अधीक्षक यानी कि डिप्टी उनको कहते हैं वो करते हैं। डिप्टी लोकेंद्र दादरवाल हमारा बयान करने मेरे गांव आया तो वह भी रणजीत सिंह राठौड़ के घर जाकर बैठ गया और यह सब मिल गए। आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। मैं अपने माँ बाप का आत्मसम्मान नहीं बचा पाया, मैं अपने माता पिता का आत्मसम्मान नहीं बचा पाया। उनके सामने जाने में भी मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, जिन्होंने मुझे इतना पढ़ाया। आज मैं उनकी रक्षा व आत्मसम्मान नहीं बचा पाया। मैंने जिस संविधान को पढ़ा और समझा, फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाया। इस सिस्टम की वजह से और गांव वाले पूर्व सरपंच की वजह से इनके पास धन व पॉलिटिकल बल है। मेरे केस को उन्होंने पॉलिटिकल बना दिया और मैं सिर्फ देखता रह गया। मैंने कानून की सहायता ली, जबकि इन्होंने हम पर एक झूठा केस बना दिया। जो मैं अब कर रहा हूं मुझे पता है बहुत गलत। अब मेरे पास के अलावा इसके सिवा कुछ ऑप्शन नहीं है। मेरी माँ, मैं तेरा इस जन्म में हो नहीं सका, मुझे माफ करना। और मेरी सिस्टर नीतू, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, मुझे इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है। नीतू, मम्मी पापा का ध्यान रखना और कार्रवाई करवाना, चाहे अपना सब कुछ बिक जाए
छोड़ना मत इन सबको। पुलिस का यह वाक्य आम जनता में विश्वास और अपराधियों में भय, उसका आपको उल्टा कर लेना चाहिए। आम जनता में भय और अपराधियों में विश्वास। मेरा समाज आज भी इन सब परिस्थितियों से गुजर रहा है और उस रणजीत सिंह राठौड़ ने गुलाम बनाकर रखा है। पहली बार मैं थाने गया, उसकी बात नहीं मानी तो उसने कोई कार्रवाई नहीं होने दी। मेरी एक लास्ट इच्छा है कि भीम आर्मी के संस्थापक मेरे साथ जो हुआ वो न्याय दिलाए और अपने हाथों से मेरा अंतिम संस्कार करें। मेरा समाज आज भी गुलामी में जी रहा है। वह नीच जाति के लोगों जैसे शब्दों से पूरे गांव में अपमानित होते हैं और उन्हें डर रहता है कि और वो रणजीत सिंह खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। मेरा समाज के 4-5 लोग जो इसके तलवे चाटते हैं, उनसे विनती है कि आप इनकी गुलामी ना करें और एक बेटे को अपनी मम्मी पापा और सिस्टर से दूर ना करें। मुझे पता नहीं अब ये लोग क्या करेंगे, बट मेरे मम्मी पापा और परिवार को बचा लेना। चंद्रशेखर आजाद रावण से ये मेरी विनती है। जय भीम। आई लव माई फैमिली। अलविदा। ये सुसाइड नोट जिसमें कई चीजें गंभीर रूप से उसने कही, आरोप लगाए जिन लोगों की वजह से सुसाइड कर रहा है, लेकिन अब तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये राजस्थान सरकार की न्यायिक व्यवस्था है जिसकी पीठ थपथपाते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। मुझे ये भी कहने में बड़ा कोई गुरेज नहीं कि सरकार चाहे कांग्रेस की और बीजेपी की, हमारे साथ अन्याय बरकरार होता है, सत्ता का चरित्र एक होता है। पिछले 3 दिन से किसी सरकार के नुमाइंदे ने पीड़ित परिवार से बात नहीं की, उनकी सुध नहीं ली। यहाँ तक यहाँ के डीएम और एसपी भी यहाँ तक इस परिवार का हाल जानने नहीं आए। इसका एक कारण भी है। इसका कारण यह है कि पिछले कुछ दिन पहले यहाँ इस रैगर जाति की महासभा मुख्यमंत्री जी ने कराई। अब मुख्यमंत्री जी को विश्वास है कि रैगर समाज के जो सीनियर लोग हैं वो तो अपने जो कमिटमेंट मुझसे हुआ उसके लिए मेरे साथ रहेंगे, तो कुछ दिनों बाद ये लोग बैठे रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। और हो सकता है इसी वजह से मुख्यमंत्री चैन से अपने घर बैठे। उनको लगता है कि ये लोग मेरे खिलाफ तो जाने से रहे। इस वजह से मुख्यमंत्री इतनी संवेदनशील घटना पे एक ट्वीट करना भी उन्होंने सही नहीं समझा, ना ही उनका कोई नुमाइंदा इनके आंसू पूछने आया। अब सवाल ये है, इसका मतलब ओम प्रकाश को मर जाना चाहिए था, क्योंकि न्याय तो उसको मिल नहीं पा रहा है। और अगर वो न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए उसने ये बलिदान भी दिया इस उम्मीद के साथ कि न्याय मिलेगा, तो भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो अब आप समझिए कि हालात क्या है। मेरे आज और हरियाणा का मामला एक ध्यान में आया, जहां उनके परिवार के लोग डटे रहे कि हमें न्याय चाहिए। और जिस दिन मैं गया फिर काफी गर्मा गर्मी हुई। उसके बाद फिर ये तय हुआ हरियाणा के मामले में कि अगर 2 दिन में सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो कोई अधिकारी का दफ्तर वो खुलेगा नहीं, सब में ताले लगेंगे। तो मुझे लगता है ऐसी ही इंतजाम हमें अब यहाँ करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी और सरकार हमारे सब्र का इम्तहान ले रही है। उनको लगता है कि हम लोग क्या करेंगे। वो लोग चाहते हैं कि हम गुस्से में कोई कदम उठाएं और वो आंदोलन को हिंसक बना के बदनाम कर दें, या फिर उनके लोग आगे पथराव कर दें, आंदोलन हिंसक हो जाए। आप हमारा धैर्य देखिए कि हम 2 दिन से इस मामले में डटे हुए हैं और किसी भी तरह का आक्रोश हमारे साथ ही हमारा भाई चला गया और हम इस अन्याय को सह रहे हैं। ये प्रमाण है कि आज भी भारत में शोषित वंचित वर्ग के लोगों के साथ कितने बड़े पैमाने पर अन्याय होता है। और आवाज उठाने पे न्याय तो बहुत दूर की बात, उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। जैसा मैंने कहा कि तो मैं समझता हूं कि ये अन्याय अत्याचार जो है इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ सरकार में बैठे हुए लोग संवेदनहीन हैं और उनकी मानवता और उनकी संवेदनाएं मर चुकी। आज रात हम लोग फिर इंतजार करेंगे, खुले आसमान के नीचे बिताएंगे। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में। पीड़ित परिवार भी यहाँ मौके पे मौजूद है। अगर क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक क्रांति को रोक के नहीं रखा जा सकता और किसी को इतना भी नहीं दबाया जा सकता कि वो कुचला जाए, तो कल हो सकता है हमारे आंदोलन का आखिरी दिन हो। क्योंकि अगर कल सुबह तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मजबूरी में फिर हमें अपना वही रूप, ये समाज
अन्याय अत्याचार करने के लिए 2 अप्रैल जैसा इख्तियार करता है, तो वही रूप जो है मजबूरन अपने भाई के सम्मान की रक्षा के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा। चाहे फिर जाके हम इस डेड बॉडी को ले जाके अपने भाई की, चाहे हमें तो इसलिए आज का इंतजार हम लोग करेंगे। कल सुबह हम लोग पूरी ताकत से अपने आंदोलन को धार देंगे। मैं कुछ जगह पे आज कैंडल मार्च हुआ, मैं साथियों से निवेदन करता हूं कि कल पूरे देश में आप जहां भी, आप अपने घर भी हैं, तो एक कैंडल ओम प्रकाश रैगर के लिए जरूर जलाएं। क्योंकि जब आप उनका सुसाइड नोट पढ़ते हैं, वो कहीं से भी हारा हुआ नहीं लग रहा है। उसकी जो बातें हैं वो समाज को जगाने वाली। वो गुलामी छोड़ने के लिए मना करता है, वो तलवे चाटने के लिए मना करता है, वो लड़ने का प्रयास करता है। वो उसका जो संदेश है कि चाहे हमारा घर क्यों ना बिक जाए, समझौता मत करना, संघर्ष करना, वो ये हमें एक दर्शन देता है, एक रास्ता देता है कि हमें अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ मजबूती से लड़ना है। इसलिए मैं उनको आत्महत्या नहीं, मैं उनको शहीद भी मानता हूँ। आज वो हमारे बीच में नहीं, और मैं जीवन में उनको शहीद ओम प्रकाश रैगर के नाम से ही जो है ना, हम लोग उनको याद करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन उनकी शहादत हुई, यानी कि 1 नवंबर, उस दिन को हम एक वीर योद्धा की शहादत के रूप में मनाया करेंगे। तो मैं अपने सभी साथी से अपील करता हूं, जो साथी इस लाइव को सुन रहे हैं, क्योंकि लेट हो गया है, जहां तक भी मेरा संदेश चला जाए, जब आप सुबह भी सुनेंगे, और हमारे जो सीनियर लीडर हैं भीम आर्मी के, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी संदेश को साथियों तक पहुंचा दे ग्रुपों के माध्यम से। कल पूरे देश में सभी जगह पे जहां जहां भी हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, वो कैंडल जरूर जलाएं शाम के समय, और उसकी फोटो जरूर डालें। पता लगे कि पूरे देश में या दुनिया में कहां तक हमारे लोग इस अन्याय को देख रहे हैं और वो उस अन्याय के दर्द को महसूस कर रहे हैं। कल आपको सोशल मीडिया के जरिए अपनी ताकत दिखानी है कि आप कहां तक इस आंदोलन के प्रति गंभीर हैं। और बाकी कल सुबह 10 बजे 10 से 11 के बीच में हम निर्णय लेंगे कि आगे का आंदोलन हम लोग क्या करें, कैसे चलाएंगे, और सब साथियों से भी राय लेंगे। लेकिन ये याद रखें, मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ये गलतफहमी है आपकी, हम लोग कमजोर हैं। जिन महासभाओं के भरोसे आप बैठे हैं, तो वो एक कहावत मुझे याद आती है कि दरख्तों के कटने किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। अगर हमारे लोग आपकी चाटुकारिता नहीं कर रहे होते, तो श्रीमान आप तो चैन से अपने घर में नहीं सो रहे होते। ये गलती हमारी, और मैं इसमें अपने आप को ज्यादा दोषी मानता हूं कि मैं अपने लोगों को गुलामी करने से रोक नहीं पाया। वरना आपके जैसे मुख्यमंत्री हमारे लोगों के तलवे चाटते अगर हमारे लोग संगठित होते। खैर कोई बात नहीं, इनको तो हम लोग समझा लेंगे, लेकिन आपको भी समझाने का समय समाज देख रहा है, वो आपको भी समझाएगा। आपकी इस तानाशाही का, आपकी इस गुंडागर्दी का जवाब समाज समय आने पर देगा। मगर मैं राजस्थान के साथियों से अपील करूंगा कि राजस्थान के साथ वो संदेश पहुंचा कि कल पूरे देश में वो कैंडल मार्च करें शाम के समय, और इस नालायक निकम्मी सरकार की न्यायिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था का ढिंडोरा जिसका पीटते हैं, वो पूरे देश में बताने का काम करें कि यहाँ की सरकारें किस तरह से। तो मैं जो बात आपसे अंतिम कह रहा था कि ये सरकारें हमें जिंदा रहते तो न्याय नहीं देती, तो मरने के बाद भी न्याय नहीं देती। इस निकम्मी सरकारों के भरोसे जितने दिन आप रहोगे, आप अपने ही लोगों के साथ खिलवाड़ करते रहोगे और खुद से ही मजाक करते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे सुना। बस अभी से इस मैसेज को वायरल कीजिए, कल कैंडल मार्च है। कल सभी जगह से पता लगना चाहिए कि दिन निर्णायक दिन होगा, ऐसा मुझे लगता है। जय भीम। पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। एसपी साहब बताएंगे इसमें एफआईआर दर्ज कर ली, अपनी जल्दी से जल्दी अनुसंधान कर दिया जाए। एफआईआर जो हमने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दी है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, और प्रशासन ने हमें 7-8 दिन का जो टाइम दिया है, उसमें वो सब लोग अरेस्ट हो जाएंगे। और अगर नहीं होंगे तो भाई चंद्रशेखर जी इसके बाद आपको बताएंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या हो।
मृतक के पीड़ित के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से जो है सहायता की जो बात थी वो उसके बारे में वो प्रस्ताव भिजवा दिया गया। एसडीएम साहब ने जो है तेजी से आवाज बताओ, जो सब आवाज नहीं वो प्रस्ताव भिजवा दिया गया। ये उसमें कलेक्टर की तरफ से राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिया गया है, जिसमें हमने ये जो ज्ञापन दिया था ये ज्ञापन उसके साथ एंक्लोज किया गया है। अगर राज्य सरकार किसी भी संगठन के दबाव में या किसी के भी दबाव में कोई सहायता देती है तो वो सहायता परिवार को अतिरिक्त मिलेगी। मृतक के पीड़ित परिवारजनों को आर्थिक सहायता की राशि की हमने मांग की थी। ये तो दूसरी बार बोल रहे हैं। हो गया। सॉरी, मेडिकल बोर्ड द्वारा जो है जूरिस्ट बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाने की हमारी मांग थी, वो करवा दिया। मेडिकल बोर्ड से करवा दिया गया। मेडिकल बोर्ड से ही पोस्टमार्टम करवाया। आखिर में जो है वो मामले की जो निष्पक्ष जांच के लिए जो है हमने मांग की थी। एसपी साहब बताएंगे उसमें क्या कार्रवाई। अब इसमें यह है कि मैंने आपको पूर्व में भी बता दिया था, जो 2 पहले प्रकरण दर्ज हुए थे इनके आपस में, उनकी पिछली बार जो जांच कर रहे थे हमारे किशनगढ़ ग्रामीण वृत्ताधिकारी लोकेंद्र दादरवाल, उनसे वो जांचें तुरंत ले ली गई हैं वापस। उनका उन 2 प्रकरणों का और ये जो हालिया अभी ताज़ा प्रकरण दर्ज हुआ है, इन तीनों प्रकरणों का अनुसंधान हमने इस पूरे सर्किल से हटा के, ना तो वो एसएचओ के पास है, ना सीओ के पास है, ना ही इसी सर्किल के किसी अन्य अधिकारी के पास है, हमने बिल्कुल सर्किल चेंज करके किशनगढ़ सिटी सीओ हैं मनीष शर्मा जी, इन तीनों प्रकरणों का अग्रिम अनुसंधान ये करेंगे और अग्रिम अनुसंधान के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। बात तो सस्पेंड की हुई थी, कार्रवाई चेंज करने की थोड़ी होती है। बात अभी भैया आखिर में ये जो 5 जो मांगे थी, इसके अलावा हालात को देखते हुए एक और मांग आज हमने प्रशासन के सामने रखी थी कि परिवार जब तक ये मुकदमा चलेगा और जब तक परिवार चाहेगा, इनको सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है। तो परिवार की सुरक्षा के लिए एसपी साहब बिल्कुल, हमने आपकी मांग से पहले भी वहाँ पे अभी भी हमने जब से ये घटना हुई है तब से पुलिस सुरक्षा लगा रखी है। पीड़ित परिवार को 100% पीड़ित परिवार को सुरक्षा बरकरार रहेगी जब तक प्रकरण का अनुसंधान नहीं हो जाता, मामले का डिस्पोजल नहीं हो जाता। पीड़ित परिवार जब तक चाहेगा उसको सुरक्षा दी जाएगी। एसएचओ के बारे में जानना चाहते हैं लोग। एसएचओ को हटा दिया गया है यहाँ से और किस रेफरेंस पर? एसपी साहब के ऑर्डर से विभागीय जांच खोल के, क्योंकि ये प्रकरण में उसके खिलाफ विभागीय जांच है उनके खिलाफ, इसलिए उनको यहाँ से हटाकर एसपी साहब के ऑर्डर से यहाँ से हटा दिया गया। एफआईआर के एवज में। यस, इसमें हमको 2 आदेश इन्होंने पढ़वाए थे। एक में तो विभागीय जांच उनमें हमारी एफआईआर के प्रकरण में बनाई थी और एफआईआर के प्रकरण के रेफरेंस देते हुए उनको यहाँ से हटाया गया है। इसका मतलब हमारी जो एफआईआर है उसको प्रशासन ने ये मान लिया है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है वो प्रशासन भी मान रहा है। सर कॉपी है हमारे पास, नीतू को हमने दे दी है, अभी कॉपी हम इनको दे देंगे। अब मैं नीतू जी से करूँगा, आपको ही सारी जो कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट हैं? प्रशासन की तरफ से क्या यहाँ पे जो चिकित्सा है, ये हॉस्पिटल है, इनकी तरफ से एक हमारे पास एक अपील आई थी कि एक बार, और हमने भी चाहा था क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे मृतक के शव को, तो हमने चाहा था कि हम एक बार हम है। हाँ, वो तो फिजिकली अपसेट होगा। तो बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बॉडी की ख़राब थी। हम लोग भी नहीं चाह रहे थे उसको देखने के बाद के उसकी जो शव है उसके साथ में वो दुर्गति हो। तो फाइनली हमने इसको भी बताया, नीतू को भी, मौसी जी हैं उनको भी, परिवार के लोगों को भी, उनको भी देखा। फिर सारे समाज की एक राय ये बनी कि भाई जो शव है उसके साथ उसकी दुर्गति ना की जाए। उसने बलिदान दिया है, त्याग किया है समाज के लिए, और उसके शव के साथ यदि हम उसका भी सम्मान नहीं रखेंगे तो ये जाते हो। तो उसको देखते हुए हमने ये निवेदन किया परिजनों से कि हम उसका अंतिम संस्कार करें ताकि उसको सम्मान मिल सके। और ये भी तय किया हमने, यहाँ पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हम कह रहे हैं ये मांगे हमारे लिए सेकेंडरी हैं, आपने पूरी की हैं। जो वो बहन सहमत है, परिवार सहमत है नहीं है, वो ये जानेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से वादा कर रहे हैं कि हम इस लड़ाई को बीच में छोड़ेंगे नहीं। जो उसकी मांग थी
ओम प्रकाश की। और क्योंकि ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि उसकी मरने से पहले उसके केवल मेरे से बात हुई थी संगठन में, और फिर भाई के पास ये सारा मैसेज पहुँचा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, और हम लोग उसी दिन से परिवार को परिवार के साथ और परिवार जैसा समझ के इस लड़ाई को हम यहाँ तक लाए और इसे बिल्कुल मुकाम तक पहुँचाएंगे। तो अभी जो रखी है वो सारी बात नीतू की और परिवार के बाबूजी हैं नारायण सिंह जी, वो जो सहमति होगी उसके हिसाब से आगे भाई बैठे हमारे चंद्रशेखर से देखिए, मेरे भाई को उसकी लास्ट इच्छा थी कि उसको न्याय मिले। आप सब उसको न्याय दिलाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल तो प्लीज़ आपसे मैं ये नहीं कह रही कि मैं ना तो हार मानी और ना कभी मानूंगी अब तक। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं हार नहीं मानूंगी। तो मैंने अभी बॉडी को देखा तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे भाई की वो पहले से मिट्टी में हो गया, लेकिन उसकी बॉडी को मैं और मिट्टी में नहीं होने दे सकती। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि उसका अंतिम संस्कार करूं। और ये कानून की लड़ाई मेरे को भी लड़नी है, और आप जब साथ में रहोगे तब लड़ूंगी ना मैं। साथ रहेंगे, साथ है, बिल्कुल साथ है, नहीं साथ खड़े करके दोनों हाथ ऊपर करके हम सब साथ है, हम सब साथ है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद। तो प्लीज़ हम मेरे साथ में ये कानून की लड़ाई ऐसा नहीं है कि हम ख़त्म कर रहे हैं, हमें लड़ना है इसके लिए। तो आप सब मेरा साथ देना, बस आपसे यही है। एक दिन और ले लो आप, 9 दिन ले लो, 7, 8, 9 दिन आपके और 10वां दिन हमारा। और ये बैठे हैं सब लोग समाज के। देखो मेरे ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसका अंतिम संस्कार मेरे हाथों द्वारा हो। ये साहब उनकी इच्छा थी सर। देखो मैंने अभी अपने साथियों से चर्चा की, क्या तो आदमी अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है, या फिर पिता का कई ऐसे हालात होते हैं कि अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है, या फिर उसमें कोई ऐसा परिजन हो जिसको जिम्मेदारी हो उसका अंतिम संस्कार करना। मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आज जब इन्होंने अपील की तो हमने वो देखा तो हालात वास्तविकता में बहुत अच्छी नहीं। मैं गारंटी देता हूं कि जब परिवार के लोगों ने देखा तो उन्होंने ये तय किया कि भाई हम पहले इसका अंतिम संस्कार करेंगे। और लड़ाई एक दिन में खत्म नहीं होती, आप भी जानते हैं। अभी तमाम तरह के एविडेंस कलेक्ट होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, जेल जाएंगे, वो बेल के लिए करेंगे, हम उनकी बेल कैंसिल कराने के लिए जाएंगे, और उसके बाद गवाहियां होंगी, और कब तक केस चलता रहेगा, एक दिन में सजा नहीं होती। तो इसलिए हमने 9 दिन प्रशासन को दिए। 9 दिन तक हम बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहां से लाते हैं, कैसे लाते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन 10वें दिन हम आपसे पूछेंगे नहीं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इस बार हम यहां नहीं आएंगे। रूपनगढ़ के लोगों ने तो हक अदा कर दिया। इस बार आमना सामना वहां मुख्यमंत्री से होगा जयपुर में, शहीद स्मारक पे, और आर पार की लड़ाई है, कील ठोक के होगा। सिविल लाइन में क्या तो हम नहीं होंगे या फिर मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने इतना निर्दय मुख्यमंत्री नहीं देखा अपनी जिंदगी में। मैंने 20,000 सरकारें देखी जो वर्तमान सरकार की चल रही है। इतने बड़े अन्याय पे एक शब्द नहीं निकला मुंह से। तो मैं ये कह रहा हूं, एक दिन में लड़ाई नहीं खत्म होती, अपनी लड़ाई को करना। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूं, 10वें दिन जब ये नीतू खड़ी होगी उस लड़ाई को लड़ने के लिए, जहां तक मुझे उम्मीद है प्रशासन मौका नहीं देगा। अगर देगा तो आप लोग साथ दोगे? आजाद जी, आजाद जी, जी मैं छतर सिंह रिश्वत दिल्ली से आया हूँ जी। मैं भी 2 शब्द कहना चाहता हूँ आपको, समाज के लोगों को, प्रशासन को। कहिएगा, बिल्कुल जरूर कहिएगा। एक डिसीजन होने से पहले एक जो 2 मांगे सरकार को भेजी गई, अब आपके सामने सवाल है। अब आप देना, हमारे सब लोग यहाँ बैठे हैं। जो हमने मांग रखी थी नौकरी की और उसकी आर्थिक मुआवजे की, परिवार तो कोई मुआवजा नहीं चाहता, ये समाज के लोग चाहते हैं मुआवजा। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि हमें कोई मुआवजा चाहिए। ये मांग का ऑर्डर हमारे पास है, यहाँ से उन्होंने वो डिस्पैच किया है मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री के ऑफिस चला गया है। अब आपको ये तय करना है कि क्या आपकी इतनी हैसियत है कि मुख्यमंत्री आपको यहाँ जो मांग उसके लेवल की उसको पूरी करके दे,
ये आपको तय करना है, ये इनको तय नहीं करना। ये जो इनके हाथ में है वो कर सकते हैं, बाकी काम जो सीएमओ का है वो उसी ऑफिस से होगा। ये दोनों मांगे हमारी वहाँ पेंडिंग है, ये उसके लिए भी आपको तय करना पड़ेगा, चाहे तो चाटुकारिता करो और चाहे हक की आवाज़ जो है ना जम करके उठाओ, जिसका जो मनो बोलो। लेकिन मैं वचन दे रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे मेरे ऊपर जिम्मेदार दी, तो जिम्मेदार सिर्फ अंतिम संस्कार की नहीं है। जब तक इस न्याय की लड़ाई को लड़ेगी जाएगी, मैं इस परिवार के साथ, और आज नहीं पूरी जिंदगी भर, इसकी शादी से लेकर सब कुछ, और ये पिता के रूप में इन सब के साथ हम और हमारा परिवार पूरा खड़ा रहेगा। कभी इनको चूकने नहीं देंगे, ये मेरा वादा है पूरे समाज के लोगों से। आपसे भी कह रहा हूँ, समाज को परिवार समझना शुरू कीजिए। कुछ चीजें ऐसी है जिन पर मैं नहीं कहना चाहता सार्वजनिक रूप से, आप भी जानते हैं क्या हाल है, लेकिन ये कड़वा सत्य है। आप मुर्गों की तरह अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि मेरी आए तब मैं लड़ूंगा। करो। ओम प्रकाश ने तो शहादत दी हमें जगाने के लिए, लिखा उसने, उसका हिम्मत है तो पढ़ो उसका सुसाइड नोट, कि मैं अपने पिता के आत्मसम्मान को नहीं बचा पाया, मैं उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए आत्मदाह कर रहा हूं। अगर वो चाहता तो हथियार भी उठा लेता, लेकिन इसलिए क्योंकि उसके हथियार उठाने से कल वो आरोपी हो जाता। उसने आपको रास्ता दिया कि इस लड़ाई को लड़ो और अपमान के खिलाफ स्वाभिमान के लिए लड़ो। ये समाज के लिए सीख है। उस माँ से पूछो जिसको वहां से उठा के लाए हम, जो यहाँ सुबह जो है उसकी हालत खराब हुई। परिवार के साथ खड़े रहो और बहुत लड़ाई लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन वो उसका अंतिम संस्कार जरूरी है, इसलिए सारी बात है। तो अब उसका अंतिम संस्कार मैं प्रशासन लोगों से कहूँगा कि वो वहाँ, क्योंकि गांव के सब लोग तो यहाँ हैं और आप हमारे सीनियर अधिकारी हैं, तो आप वहाँ अंतिम संस्कार की व्यवस्था करा दें। हमारी इच्छा ये है कि पहले शव जो है वो घर जाए और घर से फिर जो है जो घर की प्रक्रिया पूरी करके फिर वो शव अंतिम संस्कार के लिए आ जाए। हम सीधे लोग, सब लोग, समाज के लोग वहाँ जाएंगे अंतिम संस्कार के उस पर। लेकिन मैं आपसे फिर वो कर रहा हूँ, आप ये ना समझे कि हम लोग इस लड़ाई में पीछे हट रहे हैं। हम आप पे विश्वास कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इस वर्दी से विश्वास मिलता है बहुत लोगों को। आप भी इस वर्दी की वैल्यू समझना, ये लोगों के लिए भगवान से कम नहीं है। कुछ नालायक अधिकारियों की वजह से सारा स्टाफ जो है वो होता है, बेइज्जत होता है। मैं नहीं कहता किसी को बुरा, लेकिन उन बुरे अधिकारियों को सोचना चाहिए कि वो कितनी बड़ी कीमत चुकाते हैं, कितना बड़ा विश्वास तोड़ते हैं। तो हम सब लोग उनके साथ हैं और उनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। अब किसी को कुछ कहना है तो ये रास्ता वो कर दो, हम लोग कहते रहेंगे। तो एक बात सुन लियो साहब, कि गरीब की हाल कभी नहीं खाली जाए, तो हम गरीब की हाय है। देखो मरना जो बेबस हो मरता है, तो हम भी यहीं के इलाके के हम आपके साथ रहेंगे और हम भी पूरी जोर से गरीब आदमी के साथ। बाबा साहब के अनुयायी, भगवान बुद्ध के अनुयायी, दलित समाज के मेरे आदरणीय साथियों, बुजुर्गों, मातृशक्ति युवा साथियों, अभी आज़ाद भाई साहब ने कहा कि मैं किसी और कार्यक्रम में आपको बता के गया था और सुबह ही मैं आ गया था दिल्ली में। जब मुझे सूचना मिली है, बड़ी दुखद बात है, 2 मिनट में बोल लूँ आपका, तो 2 मिनट मेरे को बोलने दो। मुझे भी ये जो है दाह संस्कार होना चाहिए, हम उसके कोई खिलाफ नहीं है और ये पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं भी रेगर समाज का बेटा हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री में रेगर समाज का, सबसे ज़्यादा वोटों से मुझे बनाया था। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई अत्याचार हो रहा है, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो हम उसको देख लें, संस्कार होना चाहिए। हम कोई मुआवजा नहीं मांग रहे, परिवार के लोग, हम रेगर समाज के लोग, मैं भी घोषणा करता हूँ, मैं भी अपनी तरफ से पैसा दूंगा इस परिवार के लिए, नगद राशि सबके सामने दूंगा। तो लोग कहेंगे नेतागिरी कर रहा था, पुरानी मानना। हम लोग पैसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो मेरी समाज का बेटा, जो मेरे बेटे का पापा, जो मेरे बेटे की जो बहन, जिसका शादी की जिम्मेदारी, जो आदमी कन्यादान करता, जो आदमी उसको डोली में बिठाता, उस काम को कौन पूरा करेगा, उसकी कौन देखरेख करेगा। 1 मिनट यार, 1 मिनट ठहरो ना, मैं भी तो उठा सकता हूँ आजाद जी। ये सारे लोग 1 मिनट ठहरो, हम लोग आपके साथ नहीं, हम ये हमारा अपना कर्तव्य है इस न्याय को।
छोड़ दो